लास्ट में जो डिस्कस करी थी वो कौन सी थी अपनी मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज में सेंट्रोल सेपरेट हो गए थे, वॉल्स की तरफ आ रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेट होने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, क्रोमोसोम टेंडेंस छोटे हुए थे और न्यूक्लियोलस सोसाइटी क्या हो गया था, छोटा हो गया था। अभी जो तीसरी फेज है दैट इज द लेट प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज का आखिरी स्टेज। इसके अंदर क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, बेटा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टोटली क्या चुकी है, डिसअपीयर हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपीयर हो चुकी है। सेंट्रल कहां पर है, दोनों के दोनों पोल्स पे, ठीक है, जा चुके। यहां पर कुछ स्पिंडल होते हैं जो पोल टू पोल कनेक्टेड रहते हैं, वो स्पिंडल जो पोल टू पोल कंटिन्यू ध्यान में द कंटिन्यूअस स्पिंडल, हमें द कंटिन्यूअस स्पिंडल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिजेनरेट हो गई है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया है, मिक्सअप हो गया। तो यहां पर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म गेट मिक्स हो गई, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो क्या हो गई है, लॉस हो गई, ठीक है, दोनों। न्यूक्लियोलस क्या हो गया बेटा, डिसअपीयर हो गए। तो इस फेज के अंदर लेट प्रोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, गेट डिसअपीयर, सारी की सारी चीजें यहां पर डिसअपीयर हो दिखाई दीजिए। यहां पर स्पिंडल डेवलप हुए जहां पे वो क्रोमोसोम से अलग अलग पोजीशन पे ऐड होंगे। जैसे हम बोलेंगे कुछ क्रोमोसोम बेटा आपके अपर की साइड में, ठीक है, कुछ क्रोमोसोम यहां पर लोअर पोजीशन पर है, नीचे की तरफ। जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल से अटैच हो चुके हैं और एक क्रोमोसोम कितने स्पिंडल से अटैच होगा, 2 से, 1 2, यहां पर 1 2। एक क्रोमोसोम कितने स्पिंडल से अटैच है, 2 से, ठीक है। वो स्पिंडल जो क्रोमोसोम से अटैच है क्या वो पोल से पोल तक जा रहे हैं, नहीं, बीच में रुक गए हैं, क्रोमोसोम से जुड़ रहे हैं, तो पोल से पोल में नहीं जा रहे। तो वो स्पिंडल जो क्रोमोसोम से अटैच है, दीज आर नोन द डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल, ठीक है। और जो पोल से पोल तक जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके कंटिन्यूअस स्पिंडल कहलाते हैं। एक क्रोमोसोम कितने स्पिंडल से अटैच है, 2 से अटैच, ठीक है। और पीछे की तरफ बताया था कि यहां पर आपका एस्टर डे डेवलप, हमें पता है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, तो अगर किसी सेल में सेंट्रियोल ना हो तो दैट इज नोन एज द एनास्ट्रल कंडीशन। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, एनास्ट्रल कंडीशन। और दूसरी कंडीशन आती है बेटा आपकी एम्फी एस्ट्रल कंडीशन। अगर किसी सेल में 2 सेंट्रियोल हो या फिर सेंट्रियोल हो तो उसको आप क्या बोलोगे, एम्फी एस्ट्रल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन एनी सेल have 2 सेंट्रियोल, that condition known as the amphiestral condition। और ये किसमें मिलेगी, प्लांट में या फिर एनिमल में, प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो किसमें मिलेगी, प्रेजेंट इन एनिमल्स में। ये एनास्ट्रल तब किसी सेल के अंदर सेंट्रियोल हो ही ना, अब्सेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनास्ट्रल कंडीशन बोलते हैं। व्हेन any cell don't have centriole
दैट कंडीशन नोन एज द NaCl कंडीशन। कहां पर मिलेगी? प्रेजेंट इन प्लांट्स। अगर प्लांट सेल में सेंट्रोल नहीं है तो फिर वहां पर स्पिंडल कहां से बनेगी? बात आती है कि प्लांट सेल डोंट हैव द सेंट्रोल या फिर सेंट्रोसोम, देन हाउ स्पिंडल गेट अराइज, या फिर हाउ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम या हाउ डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस। तो आपको याद होगा मैंने एक टर्म करवाई थी MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, या MTG, माइक्रोट्यूब्यूल जमीन। वो रीजन साइटोप्लाज्म में होंगी, प्रेजेंट होंगी, और उन्हीं रीजन से किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पिंडल और एसेल की फॉर्मेशन होगी, बट सेंट्रल के होंगे एब्सेंट। ठीक है, तो प्लांट में कौन सी कंडीशन? NaCl, और एनिमल में कौन सी? तो प्रोफेज में कौन कौन सी चेंजेस आए? शुरू से आगे तक पढ़े तो सबसे पहला चेंज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? डिसअपीयर। सेंट्रल कहां पर चले गए? पोल्स पे चले गए। स्पिंडल और एसेल की फॉर्मेशन हो गई। क्रोमोसोम क्या हो गए? कंडेंस हो गए। न्यूक्लियस क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसे पहले वाले फेज में छोटा दिखाई दिया था। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया? मिक्सअप हो गया, उसकी आइडेंटिटी का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्रोमोसोम किससे अटैच हो गए? ये सारे के सारे इवेंट किस फेज में हुए? प्रोफेज में। बहुत सारी बुक में, मोस्टली बुक में आपको एक ही प्रोफेज में सारी चीजें समझा रखी है, पॉइंट देखिए। कुछ बुक में 2 फेज का यूज कर रखा है, बट ज्यादा बेटर होता है कि हम 3 फेज में इसको समझे तो सारे के सारे इवेंट आपको साफ साफ दिखेंगे। आई होप शायद प्रोफेज क्लियर होगी। इसके बाद में जो अगले फेज में ट्रांसफर होगा वो कौन से जाएगी? मेटाफेज। तो मेटाफेज में ट्रांसफर करने वाली फेज कौन से जाएगी? अपनी लेट प्रोफेज। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज विल बी मेटाफेज। तो जो लास्ट फेज थी वो थी हमारी लेट प्रोफेज। तो सेल कुछ ऐसे हो गई थी प्रोफेज के एंड में, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम अरेंज हो गए थे किससे? स्पिंडल से। पोल से पोल तक आ रहे थे, जो डार्क लाइन से दिखा रखे दीज आर द कंटीन्यूअस स्पिंडल। वो स्पिंडल जो क्रोमोसोम से अटैच हैं वो डॉटेड लाइन से दिखा रखे हैं, दे आर द डिसकंटीन्यूअस स्पिंडल, क्योंकि वो क्रोमोसोम से अटैच हो गए हैं, है ना, पोल से पोल तक नहीं जा रहे। और क्रोमोसोम पे भी बाइंड करने के लिए दे हैव द प्रोटीन। सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीन मिलती है इस मैनर में, दैट इज नोन एज द काइनेटोकोर। तो ये प्रोटीन आपकी काइनेटोकोर जो स्पिंडल को क्या करेगी? बाइंड करेगी। तो इस काइनेटोकोर के साथ में स्पिंडल क्या करता है बेटा? बाइंड करता है ना। स्पिंडल गेट बाइंड विद काइनेटोकोर। एक स्पिंडल बनने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने यूज होंगे? क्या मैंने आपको करवाया था? सेंट्रियोल का टेस्ट करवाया था, तो उससे पहले मैंने आपको ट्यूबलिन और माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बताया। तो एक स्पिंडल बनने के लिए नियर अबाउट 4 to 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, टू मेक द वन स्पिंडल 4 to 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर। ठीक है, क्रोमोसोम में लेकिन वो एक महीने में नहीं आए, बल्कि कैसे? अलग। हमारी पहली फेज थी प्रोफेज। लैटिन में प्रो का मीन होता है अर्ली, तो दिस वन इज द अर्ली फेज, पहली फेज। अब ये जो सेल है प्रोफेज है वो किसमें एंटर करेगी? मेटाफेज में एंटर करेगी। तो अभी जो हमें डिस्कस करने वो कौन सी फेज होगी? मेटाफेज। ये मेटाफेज में कौन कौन से इवेंट, कौन कौन से चेंजेस दिखाई देंगे वो हमें देखते हैं। ये जो फेज है मेटाफेज, इसका मेटा का मीन होता है मिडिल, तो दिस वन इज द मिडिल फेज। सेल साइकिल की मिडिल बीच होती है। दिस फेज इज नोन एज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी। अगर आपको क्रोमोसोम का साइज मेजर करना है तो ये फेज सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, बेस्ट फेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए बेस्ट। अब इसमें होगा क्या? वही सेल मेम्ब्रेन, यहां पर हमारे सेंट्रोल कुछ पोल टू पोल है कंटीन्यूअस, पीछे की तरफ यहां पर एस्टर रे डेवलप होगी,
बेटे जो क्रोमोसोम इरेगुलर मैंने थे, ऊपर नीचे थे, वो मूवमेंट करके कहां पर आने लगते हैं, मिड ऑफ द सेल आने लगते हैं। दे अरेंज एट द मिड ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम है वो सेल के बीचों बीच अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। तो यहां पर आप देखोगे तो जो क्रोमोसोम है वो मिड ऑफ द सेल के वे अरेंज हो गए, ठीक है, एक ही लेवल में आ गए। तो क्रोमोसोम का मूवमेंट करना और सेल के बीच में आना, दैट इज नोन द कॉम्बिनेशन। एक बात ये काफी मैंने जो कॉम्बिनेशन हम पूछ जाते हैं, एंटर विद द कॉम्बिनेशन। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द इक्वेटर बाय द ग्रोथ ऑफ द स्पिंडल, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। इसका मूवमेंट कैसा होगा, तब स्पिंडल बड़ा होगा, तब ट्यूबलिन के अमाउंट बढ़ेगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स के नंबर बढ़ेंगे, तो स्पिंडल का साइज बढ़ेगा, तो कहां पर आएगा, बीच में। क्रोमोसोम यहां पर बिल्कुल बीचों बीच अरेंज हो चुके हैं, तो दैट्स व्हाई नोन एज द मिडिल फेस, है ना, क्योंकि क्रोमोसोम यहां पर बीच में आता है। बेटा जब ये बीच में अरेंज होंगी तो यहां पर एक प्लेट बनती है, एक प्लेट से बन गई। अगर क्रोमोसोम बीच में अरेंज होंगे तो एक प्लेट बनती है, एंड दिस वन इज नोन एज द इक्विटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, इक्विटोरियल प्लेट, और आज उन्होंने द मेटाफिजिक प्लेट, मेटाफिजिक। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इसकी शेप पूछी जाती है कि ये जो प्लेट होगी इसकी शेप कैसी है। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है कि सेल जो शेप है वो कैसे दिखेगी। तो देखिएगा ये हमारी सेल है, ये सेल का हाफ पार्ट और हो गया, कंप्लीट सेल हो गई। ये मेरे दोनों जो हैंड है इधर के सेंट्रोल है, और क्रोमोसोम कहां पर है, बीच में रहेगी। अगर मैं इसको हाफ सेल को कट करूं तो आपको क्रोमोसोम कैसे दिखाई देंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे अरेंज होते हुए। तो ये कौन सी शेप कहलाएगी, आपकी डिस्क शेप कहलाएगी, यानी कि एक आपकी प्लेट टाइप की वो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेप आएगी क्रोमोसोम की वो कैसे जाएगी, आपकी डिस्क शेप या फिर प्लेट शेप की आ जाएगी। तो दिस वन इज द डिस्क और प्लेट शेप, और दोनों तरफ वो किससे अरेंज है, सेंट्रोल से अरेंज, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटाफिजिक प्लेट हो जाएगा, जिसके केस में क्रोमोसोम कहां पर होंगे, बीच में अरेंज होंगे। बेस्ट फेज है किसको, साइज को स्टडी करने। इस फेज के अंदर लगभग क्रोमोसोम स्टार्टिंग से 25 गुना कैसे हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। आपने देखा था स्टार्टिंग में कि लूज थे, फिर थोड़े से फिर हुए, फिर और छोटे हुए, तो क्रोमोसोम का छोटा होना नोन एज द कंडेंसेशन, ठीक है। तो प्रोफेज में हम बोल सकते हैं कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होने लगता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बट नॉट 100%, लेकिन 100% बेटे यहां पर कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि 100% कहां पर अचीव होगा, मेटाफेज के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो इस फेज के अंदर बेटा ये मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म, नियर अबाउट 25 गुना ये छोटे हो जाते हैं, ठीक है। बीच में रीजन आपका इक्वेटोरियल लेवल मेटाफिजिक प्लेट करें। एक क्रोमोसोम कितने स्पिंडल से अटैच होंगे, दो से अटैच होंगे, ठीक है। और यहां पर अगर हमने बात करी थी तो कैसे दिखाई देगी, डिस्क या फिर आपकी प्लेट सेट की दिखाई देगी। क्लियर हो गई चीज। तो ये कौन सी फेज हो गई, मेटाफेज। मेटाफेज के बाद में नेक्स्ट फेज कौन सी होगी आपकी, पहले चल किसमें, प्रोफेज में, उसके बाद किसमें एंटर करी, मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम बीच में गए थे, एक इक्वेटोरियल में मेटाफिजिक प्लेट बनी थी, उसके बाद में सेल किसमें एंटर कर रही है, एनाफेज में एंटर कर रही है। एना का मतलब होता है अप,
इस फेज में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन है, यहां पर दो सेंट्रोल है एस टाइप का, यहां पे कंटिन्यूअस स्पिंडल है, कंटिन्यूअस। लेकिन जो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम दो स्पिंडल से अटैच हो रहे थे, वो क्या करते, बीच में से टूट जाते है ना। जो सेंट्रोल है इधर से भी खींचने लग रहा है और इधर से भी खींचने लग रहा है, तो जो बीच में सेंट्रोमियर था क्रोमोसोम का, वो क्या जाएगा, टूट जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होगा, डिवीजन होगा बीच में से, तो टूटेगा तो वो जो क्रोमोसोम दो आर्म थी सिस्टर क्रोमेटिड, वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई देगी आपको कि जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल थे जो कॉम्बिनेशन करवा रहे थे वो छोटे होने लगे। अब ये जो स्पिंडल थे वो छोटे क्यों होने लगे, क्योंकि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन थी वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो। अगर साइज बड़ा हो रहा था तो कॉम्बिनेशन हो रहा था, अगर डिजोल्व हो रही तो क्या होगी, वो सेपरेट आउट करेगी। तो यहां पर जो सेंट्रोमियर था बेटा वो क्या हो गया, टूट गया। यहां पर सेंट्रोमियर टूट गया। अगर सेंट्रोमियर टूट गया तो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या हो गई, अलग अलग हो गई। पहले हमारे पास में क्रोमोसोम कितने थे, 1 2, यहाँ पे भी 2 ही थे। अभी क्रोमोसोम कितने हो गए, 4। किस फेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, एनाफेज। किस फेज में सेंट्रोमियर टूट जाते हैं, किस फेज में इंटरजोनल स्पिंडल या फिर फाइबर डेवलप हो जाते हैं, एनाफेज। जी ये क्या है, ये तो आपको पता ही नहीं बेटा, ये है बीच में दो सेंट्रोल के बीच में डेवलप हो जाते हैं। और हमने डेफिनेशन बोली थी कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन ए सेल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने क्या होंगे, क्रोमोसोम। अभी कितने यहाँ पर 4, तो कितने हो गए क्रोमोसोम, हो गए 4। इससे पहले वाले में सेंट्रोमियर कितने थे, 2, तो कितने थे, 2। ठीक है, तो ये आपकी एनाफेज। एनाफेज को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यहां से सेल मेम्ब्रेन भी फोल्ड होने स्टार्ट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है तो मतलब है किसको प्रमोट करेगी, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करेगी। तो एनाफेज से ही साइटोकाइनेसिस भी क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई। ठीक है, स्टार्ट कहां से हुई साइटोकाइनेसिस, एनाफेज से। अगर हम बोले कि ये हो गई आपकी अर्ली एनाफेज हो गई है, और लेट एनाफेज में क्या होगा, लेट एनाफेज, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखने के लिए ऐसे कर सकते हैं अर्ली और लेट में। तो बेटा लेट में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा, यहां पर जो सेंट्रोल थे वो काफी ज्यादा छोटे हो गए, छोटे हो गए, यहां पर स्पिंडल शॉर्ट हो गए, तो ये जो क्रोमोसोम थे वो काफी ज्यादा एक दूसरे से दूर हो गए। अब यहां पर ये डायग्राम बनाने का रीजन क्या है, वो आप देखोगे जो सेंट्रोमियर है वो किधर, टुवर्ड द सेंट्रियोल। ये आपसे कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द एनाफेज पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर विल बी, तो आप बता सकते हो कि सेंट्रोमियर की पोजीशन किधर होगी, सेंट्रियोल की तरफ होगी। दिस वन इज द सेंट्रियोल, इसकी पोजीशन कहां पर है, इसी तरफ। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज टुवर्ड द सेंट्रियोल। ये पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ या ना, यस सर। तो यहाँ पर जो आर्म होगी वो कहां पर होगी, एक दूसरे की तरफ होगी, बीच में होगी। बट जो ये है सेंट्रोमियर वो किधर लाई करेगा, टुवर्ड द सेंट्रियोल की तरफ वो लाई करेगा। ठीक है, तभी दूर हो रहे तो इनके बीच में कुछ फाइबर डेवलप होते हैं, एंड दीस फाइबर आर नोन एज इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, ये कौन से हो गए बेटा, इंटरजोनल फाइबर हो गए। दीज आर द इंटरजोनल फाइबर, या फिर आप स्पिंडल भी बोल सकते। इसका काम खींचने का है फिर धकेलने का है। ये क्रोमोसोम को क्या करने लग रहे हैं, पुश करने लग रहे हैं, भाई दूर करने लग रहे हैं ना। तो इन इंटरजोनल फाइबर का जो काम होगा, दैट इज द
पुशिंग, क्या होगा इसको पुश करने का काम होगा, ठीक है। तो फॉर द अगर मैं बोलूं कि दिस कंटीन्यूअस स्पिंडल पे जो फाइबर थे उनका काम क्या होगा, खींचने का होगा। भाई ये जो है दिस कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ये क्या करने लग रहे हैं, क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने लगे, तो इनका काम क्या हो गया, पुलिंग का काम। तो ये बता सकते हो कि पुलिंग का काम किसका होगा, पुशिंग का काम किसका होगा, दोनों का काम क्या हो गया, क्रोमोसोम को दूर करने का, सेपरेट करने का काम हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा है बेटा, एनाफेज, जिसमें क्रोमोसोम होंगे डबल होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, सेपरेट होंगे, किनारे की तरफ चलना वो स्टार्ट कर देते हैं और इंटरजर्नल फाइबर हो जाता है डबल। नेक्स्ट फेज कौन सी आती है, टीलोफेज। टीलो का मतलब रहता है एंड, टीलो का मीन क्या रहता है, एंड रहता है। और जो टीलोफेज है दैट इज द रिवर्स फेज ऑफ द प्रोफेज, प्रोफेज की जस्ट उल्टी होती है। जो जो इवेंट आपके प्रोफेज में होते हैं उसके जस्ट अपोजिट किसमें होंगे, आपके टीलोफेज में होंगे। दिस फेज इज नोन एज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। तो अभी तक हमारी 3 फेजेज हो चुकी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। लास्ट फेज बची कौन सी, जो लास्ट फेज हमारी दैट इज द टीलोफेज। और टीलो का मीन बताया एंड, जिधर क्रोमोसोम कहां पर चले जाए, किनारे पे चले जाए, एंड पे चले जाए तो उसको टीलोफेज बोलोगे। और रिवर्स फेज ऑफ द प्रोफेज, जो जो चीजें आपकी प्रोफेज में है कन्फ्यूज का जस्ट अपोजिट कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो यहां पर कैसी चीजें दिखाई देगी, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे सेंट्रियोल, क्रोमोसोम दो ऊपर चले गए हैं और दो कहां पर आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऐसा है, क्रोमोसोम पोल्स पे आ गए। मैंने इसको सिंगल इसलिए दिखाया क्योंकि वहां पर हुआ था कंडेंसेशन, यहां पर क्या होगा, डी कंडेंसेशन होगा। क्रोमोसोम के होंगे थोड़े से लूज होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो क्रोमोसोम लूज होने स्टार्ट हो गए। इसके अलावा इनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी बेटा, डेवलप हो जाएगी। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। एस्ट्रो स्पिंडल के हो चुके हैं, डिसअपीयर हो चुके हैं। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी। और यहां पर अगर आप बात करोगे तो साइटोकाइनेसिस भी काफी ज्यादा प्रमोट होगी, ठीक है। साइटोकाइनेसिस को आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन फोल्ड क्यों होने लगे। बट टीलोफेज में कौन कौन से हुए, क्रोमोसोम्स पोल पे पहुंचे, एस स्पिंडल क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, रीअपीयर। और इसके साथ साथ में कौन सी चीज आई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर क्या है, रीअपीयर हो रही। अगर आप क्रोमोसोम की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास में कितने क्रोमोसोम थे, 2 थे। अभी भी हमारे पास एक न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम हैं, 2। तो क्रोमोसोम नंबर क्या है बेटा, सेम। तो दैट्स व्हाई इट नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो जो जो चीजें आपने वहां पर पढ़ी थी प्रोफेज में उसको जस्ट उल्टा यहां पर बोलते थे। वहां पर हुआ था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, छोटे हुए थे। यहां पर कौन सी चीज हो रही है, डी कंडेंसेशन हो रहा है। वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट, यहां पर रीअपीयर। वहां पर स्पिंडल और एस्टर फॉर्मेशन, यहां पर क्या हो गए, डिसअपीयर, ठीक है। तो ये जस्ट रिवर्स फेज हो गया किसका, टीलोफेज का, सॉरी प्रोफेज का जस्ट रिवर्स हो गया आपका टीलोफेज। बोलते कि टीलोफेज के होते होते साथ में क्या हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। लेकिन साइटोकाइनेसिस को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर आपका कैरियोकाइनेसिस फेज कंप्लीट होगा। नेक्स्ट फेज विल बी द साइटोकाइनेसिस।